सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल वीनस स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीनस स्टडी में। आज से हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहला हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इतिहास का अर्थ क्या होता है? जो चीज़ लिखी गई है और जिसे पढ़ा भी गया उसे इतिहास कहते हैं। जो चीज़ लिखी गई है लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जो चीज़ ना तो लिखी गई है और ना ही पढ़ी गई है यानी लिखी ही नहीं गई है तो उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास का पिता हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सिंधु सभ्यता शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता जो है ये 2500 बीसी से 1700 बीसी के बीच थी। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा की जानकारी हमें दी थी। उसके बाद 1856 में सर जॉन मार्शल ने जो है इसकी खुदाई की थी और इसे सिंधु सभ्यता ये शब्द का उपयोग किया था। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता का शब्द का उपयोग किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने 1856 में। उसके बाद सिंधु सभ्यता की खुदाई की गई और 1921 में राय दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। अब तक का सिर्फ 3% ही भाग सिंधु सभ्यता का खोजा गया है। 97% सिंधु सभ्यता का भाग अभी तक खोजा नहीं गया है। जो है ये सिंधु नदी के किनारे बसी है, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया है। सिंधु सभ्यता और उसकी सहायक नदियों के आजू बाजू ही ये सिंधु सभ्यता इस तरीके से दिखिए, इतना ये जो भाग है ये सिंधु सभ्यता का भाग है। तो कौन सी नदी के किनारे कौन सी जगह है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम पहले इसका भौतिक स्वरूप देखेंगे, सिंधु सभ्यता के कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो सबसे ऊपर में सिंधु सभ्यता का जो है चिनाब नदी पर, यहाँ पे मांडा जो है जम्मू कश्मीर में अखनूर ज़िले में मांडा है। उसके बाद सबसे पश्चिम में यहाँ पर जो है सुतकोगेडोर जो है सबसे पश्चिम में था सिंधु सभ्यता के। और सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र में दाइमाबाद सबसे दक्षिण में। और पूर्व में जो है ये मेरठ उत्तर प्रदेश में आलमगीर। इस तरीके से सिंधु सभ्यता की भौतिक स्वरूप जो है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता का आकार किस तरीके का था, तो वो त्रिभुजाकार था। इतने में ही सिंधु सभ्यता थी। इसके अलावा सबसे अगर हम देखें कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह थी, तो सबसे ऊपर में यहाँ पे मांडा, उसके बाद चिनाब नदी पे जो की थी, उसके बाद चिनाब नदी के बाद आती है रावी नदी में यहाँ पे हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जो कि पाकिस्तान में है, मोंटगोमरी ज़िले में। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे व्यास नदी आती है, व्यास नदी पे कोई नहीं है। फिर उसके बाद सतलज नदी जो है ये है सतलज नदी। और सतलज नदी पर जो पंजाब में है वो है रोपड़, पंजाब में रोपड़ सतलज नदी पर ही है। और ये नदियाँ एक तरीके से आगे मिल जाती है। और यहाँ पे सिंधु नदी पर जो है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पे है? तो सिंधु नदी पर है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बैनर्जी ने की थी। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है मोहनजोदड़ो के ठीक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नीचे में जो है चहूदड़ो है। चहूदड़ो भी सिंधु नदी पर है जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। उसके बाद चहूदड़ो के ठीक नीचे में यहाँ पे
जो है कोटडीजी है, कोटडीजी, ये भी सिंधु नदी पर है, सिंध प्रांत में खैरपुर में है। उसके बाद बाटलाकोट वो भी यहाँ पर इस तरीके से एक के बाद एक नीचे सिंधु नदी के ऊपर ये बसे हैं। और यहाँ पे सुत कोगेडोर है, और यहाँ पे दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आलमगीर है। इस तरीके से ये पूरी सिंधु सभ्यता इस तरीके से फैली हुई है। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि सबसे उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पूरब में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इसके साथ ही यहाँ के लोग कैसे थे। यहाँ के लोग जो थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे, ठीक है, सबसे ज़्यादा। इसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत अलग अलग तरीके के लोग थे, लेकिन सबसे मेन जो थे वो द्रविड़ या भूमध्य सागरीय थे। इसके अलावा वहाँ पे प्रोटो ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया और अल्पाइन लोग भी थे। सिंधु सभ्यता के समय ही दूसरी भी अन्य सभ्यताएं प्रचलित थी, जैसे कि चीन सभ्यता, मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता। यहाँ के लोग ऊनी, सूती, कपास का उपयोग करते थे। यूनान के लोग कपास को सिंडन कहते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है कि सिंडन किसे कहा जाता है, तो कपास को। नागरीय सभ्यता, यहाँ की जो सभ्यता थी वो शहरीकरण था। जैसे कि यहाँ के मेन जो है सड़कें जो थी, यहाँ के जो नालियाँ थी, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की थी। समकोण पे ये सड़कें जो है एक दूसरे को काटती थी, और जिसे आज ग्रिड पद्धति कहते हैं। सिंधु सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है उच्च भूमि और एक होता है निम्न भूमि। उच्च भूमि यानी ऊंचाई वाली जगह, जहाँ पे यहाँ पे जो है ऊंचाई वाली जगह में शासक लोग रहते थे, बड़े लोग रहते थे, व्यापारी लोग रहते थे। और निम्न भूमि में सामान्य लोग जो किसानी करते थे, मजदूरी करते थे, उस टाइप के लोग। यहाँ पे सामूहिक कार्यक्रम होते थे, जिसका एक प्रमुख उदाहरण है वो है स्नानागार। स्नानागार जो है धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग होता था, जहाँ पे एक साथ बहुत सारे लोगों की नहाने की व्यवस्था थी। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो कि यहाँ दोनों तरफ से बाहर निकलने की जगह थी। नीचे में फर्श, जो नीचे की जगह थी उस पे ईंटों से बना हुआ था। बाहर कपड़ों रखने के लिए रूम बनाए गए थे। कुआं था जिससे पानी निकाला जाता था, और बहुत ही इम्पोर्टेंट, पानी को बाहर जाने के लिए निकास व्यवस्था भी इस स्नानागार में थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय जो था वो मिट्टी के बर्तन, रुई की कटाई, कपड़े का व्यापार, मनके, ताबीज, दांत, शंख, मिट्टी के बर्तन, पत्थर, धातु आदि का उपयोग करते थे। चक्के से ये लोग परिचित थे, और अनेक जगह पे इनका व्यापार होता था। यहाँ से मेन इनका व्यापार होता था, क्योंकि मेन बंदरगाह जो थे यहीं पे थे। एक लोथल में, और एक था सुत कोगेडोर। इस तरीके से ये लोग यहाँ पे बाहर चीनी सभ्यता के साथ, मिस्र सभ्यता के साथ व्यापार। अभी हम देखेंगे कि कौन सी जगह किस नदी के किनारे है, और वहाँ से हमें कौन से साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। अभी ये पाकिस्तान में है, ठीक है। यहाँ से हमें जो है पुरोहित की, पुजारी की एक प्रस्तर मूर्ति मिली है। वहीं पर अन्नागार मिला है। उच्च भूमि और निम्न भूमि भी हमें हड़प्पा से मिली है। उसके बाद मोहनजोदड़ो से जो है सिंधु नदी के किनारे है, और ये सिंध प्रांत में है। यहाँ से हमें अन्नागार मिला है, यानी अनाज रखते थे वहाँ पे। और सबसे बड़ा अन्नागार यानी सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो वो है मोहनजोदड़ो की अन्नागार। उसके अलावा नर्तकी की कांसे की मूर्ति भी यहाँ से मिली गई है। कांसे का प्रयोग ये लोग करते थे, इसीलिए इसे कांस्य युगीन भी कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को। उसके अलावा ये लोग मोहर का उपयोग करते थे। जानवरों के चित्र भी यहीं से मिले हैं। उसके अलावा पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर जिस तरीके से आप देख रहे हो, गेंडा, हाथी, चीता और भैंस आदि
है। उसके बाद मांडा, मांडा जो है सबसे उत्तर में है। क्वेश्चन आता है कौन सी जगह पे कौन सा हड़प्पा की जगह है, तो वो आप याद रखिए। मांडा जो है ये चिनाब नदी पे है और कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, अखनूर ज़िले में। यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं, बस छोटे मोटे जानवरों के अवशेष मिले हैं। उसके बाद है चहूदड़ो। चहूदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत में। यहाँ से बिल्ली और कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। साथ ही मनके बनाने के कारखाने भी चहूदड़ो से और लोथल से मिले हैं। उसके बाद सुतकोगेडोर, सुतकोगेडोर जो है ये दाशक नदी के किनारे है, मकरांत में, पाकिस्तान। यहाँ से हमें घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। उसके बाद दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। यहाँ से हमें तांबे की बैलगाड़ी मिली है जिसके 4 चक्के और 6 चक्के हैं। उसके बाद कालीबंगन, कालीबंगन का अर्थ ही होता है काली चूड़िया। ये घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में। कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। यहाँ से हमें जूते हुए खेत, अग्निकुंड, अलंकृत ईंट मिली है, अलंकृत ईंटें मिली हैं। उसके अलावा लोथल, लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में। यहाँ से भी हमें अग्निकुंड और सबसे प्रमुख बंदरगाह जो था ये लोथल ही था। उसके अलावा युग्म समाधियाँ, यानी 2 लोगों को एक साथ दफनाने वाली समाधि भी यहीं से मिली है, लोथल से। उसके अलावा सबसे मेन चावल के साक्ष्य जो है हमें लोथल से और रंगपुर से मिले हैं। लेकिन सबसे पहला चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो वो है लोथल से। और 2 जगह का नाम दिया है ऑप्शन में, तो लोथल और रंगपुर दोनों जगह से चावल के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा धोलावीरा, ये भी भोगवा नदी के किनारे है जो कि गुजरात में है। यहाँ से हमें जल निकास प्रणाली मिली है जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की है, जो कि ढकी हुई होती थी। उसके बाद रंगपुर, रंगपुर जो है मादा नदी के किनारे गुजरात में है। यहाँ से हमें कच्ची ईंटें मिली हैं और चावल के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। कच्ची ईंटें भी 2 जगह से है, जो कि रंगपुर और कालीबंगन, दोनों जगह से कच्ची ईंटें मिली हैं। अब हम इसके अलावा सबसे ज़्यादा, अगर स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा हड़प्पा के स्थल कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं गुजरात से। और यहाँ की लिपि कैसी थी, तो लिपि जो थी ये भाव चित्रात्मक थी। यहाँ के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। तोल की इकाई, यानी वहाँ पे माप तोल के लिए जो है वो 16 के अनुपात को यूज़ किया जाता था। 16 के अनुपात यानी कि 16, 32 इस तरीके से उपयोग करते थे। उसके अलावा वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा की साक्ष्य मिले हैं। सबसे मेन स्वास्तिक चिन्ह हमें हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। यहाँ से हमें बहुत सारी स्त्रियों की मूर्ति मिली है, जिससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि यहाँ पे मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। यहाँ के लोग तलवार से परिचित नहीं थे और लोहे से भी परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता की मेन अगर विनाश का कारण, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं, जैसे कि महामारी हो सकती है या बाहर से कोई आक्रमण हो सकता है। लेकिन सबसे मेन इसका मेन जो है प्रमुख इसका विनाश का कारण इसे बाढ़ माना जा रहा है, क्योंकि सिंधु नदी में हमेशा बार बार बाढ़ आती है और वही कारण हो सकता है कि सिंधु सभ्यता खत्म हो गई। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर आज से हमने हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको इसके बाद हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो आपके मोबाइल में इसकी अपडेट आ जाएंगी। धन्यवाद।